प्यारे बच्चों, दुनिया में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बस एक इंसान में हिम्मत होनी चाहिए और मेहनत की लगन होनी चाहिए और इंसान अपने इरादों पर डटे रहना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा इनाम अगरचे नोबल इनाम कहा जाता है, और नोबल इनाम आपको पता ही है उन लोगों को मिलता है जो कोई खास कारनामा अंजाम देते हैं। वही लोग इस इनाम के मुस्तहिक होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो किसी एक आइडिया, किसी एक काम या किसी एक तहकीक में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उन्होंने भी छोटी जगह से शुरू किया होता है, लेकिन उनका इरादा बड़ा पक्का होता है। वो अपने इरादे, वो अपने दम के पक्के होते हैं। आज आप एक स्कूल में पढ़ते हो, एक क्लासरूम में, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, कल आप दुनिया के किसी बड़े मंच पर हो सकते हो और पूरी दुनिया आपकी फैन हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको भी एक ख्वाब देखना होगा और इस ख्वाब के पीछे आपको चलना होगा और इस ख्वाब को पूरा करने का आपको इरादा करना होगा कि किस तरह पूरा करोगे, ताकि आप भी दुनिया के बड़े बड़े लोगों में शुमार होने लगोगे। आज आप एक आज़म करोगे, आज और अभी इसी वक्त से आप मेहनत और लगन से अपना इरादा शुरू करोगे और उस इरादे, उस मंजिल के पीछे आप दौड़ना शुरू करोगे, ताकि जो मंजिल आपको दुनिया के सबसे बड़े इंसानों में शुमार कर देगी। और वो अपना टारगेट बनाओ कि पूरी दुनिया आपकी फ़ैन हो जाए और पूरी दुनिया के लिए आप एक मशअल राह बन जाओगे, यानी आप एक आइडियल बन जाओगे, आप एक आइकन बन जाओगे। तो चलिए चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। जो टॉपिक आपके स्क्रीन पर मौजूद है, टॉपिक है नोबल इनाम की कहानी। इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो आप तक पहुंचा दी है। उस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि नोबल इनाम किसने शुरू किया था। नोबल इनाम के बारे में हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल की। इसके बाद हमने देखा कि नोबल इनाम किन किन मौज़ूआत पर दिए जाते हैं, उन मौज़ूआत को भी हमने जाना अच्छी तरह से। और उसके बाद हमने देखा नोबल इनाम की कीमत लगभग 15 लाख रुपए होती है, ये भी हम जान चुके हैं। और साथ में हमने ये भी जाना कि नोबल इनाम हिंदुस्तानियों को भी मिला है, मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों ने नोबल इनाम पाया है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे 1913 में रवींद्रनाथ टैगोर ने अदब में नोबल इनाम हासिल किया और उसने एक किताब लिखी थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि पर उन्हें एक किताब लिखी थी। उसके बाद हमने देखा कि नोबल इनाम किन किन लोगों को मिला, और हमने देखा नोबल इनाम को जारी करने वाले डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल स्वीडन स्टॉकहोम के रहने वाले थे। जो पैदाइश हुई थी 21 अक्टूबर 1833 को हुई थी और उनका इंतकाल 1896 ईस्वी में हुआ था, जब उनकी उम्र 63 साल की थी। आज हम इसके आगे थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पर रहिए और आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको एक टॉपिक समझ में आ जाएगा और आपको बात भी याद रहेगी। यहां पर क्या लिखा है आप स्क्रीन पर देखिए। यहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात जो यहां पर लिखी है कि एल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजुर थे, यानी तिजारत करने वाले एल्फ्रेड नोबल के वालिद थे। वालिद कहते हैं बाप को। लेकिन जब एल्फ्रेड नोबल पैदा हुए, उनकी पैदाइश के वक्त क्या हुआ था कि एल्फ्रेड नोबल के वालिद देवालिया हुए थे, यानी गरीब हुए थे। उनके पास जो पैसा मौजूद था वो सब कुछ उन्होंने गंवा दिया था। अब वो बेचारे देवालिया हो चुके थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था जब एल्फ्रेड नोबल पैदा हुए। कहते हैं एल्फ्रेड नोबल के वालिद चूंकि बहुत पढ़े लिखे थे और ज़हीन भी थे, मगर उनके पास तिजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से जो कुछ पैसा उनके पास था वो उस पैसे भी हाथ धो बैठे। यानी एल्फ्रेड नोबल के वालिद जब ताजुर थे, ताजुर से मुराद कोई बिजनेस करता था। जिस वक्त एल्फ्रेड नोबल पैदा हुए उस वक्त क्या हुआ कि एल्फ्रेड नोबल के वालिद वो बहुत गरीब हो चुके थे और उनके पास, चूंकि वो पढ़े लिखे थे और ज़हीन भी थे, मगर उनके पास बिजनेस करने का, तिजारत करने का कोई तजुर्बा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उन्होंने अपनी जो उनके पास पैसा मौजूद था, दौलत मौजूद थी, उससे भी वो हाथ धो बैठे। जब तक कि एल्फ्रेड नोबल 9 बरस के होते हैं। जब एल्फ्रेड नोबल 9 बरस के होते हैं तो उनके वालिद क्या करते हैं, उनके वालिद गुर्बत की वजह से तंग आते हैं और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गरीबी से तंग आकर अपने वतन को छोड़ने का फैसला किया कि वो चले गए सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। एल्फ्रेड नोबल और उनके वालिदैन सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। सेंट पीटर्सबर्ग क्या था? ये उस जमाने में रूस का दारुस सल्तनत था, यानी रशिया की कैपिटल थी सेंट पीटर्सबर्ग। जब एल्फ्रेड नोबल के 9 बरस के थे तो उनके वालिद ने हिजरत करने का, यानी उनके वालिद ने माइग्रेशन करने का प्लान किया था। कुछ अरसे तक क्या हुआ कि एल्फ्रेड नोबल ने तालीम अपने वालिद साहब से हासिल की। जब छोटे थे और यहाँ से गरीबी भी थी तो एल्फ्रेड नोबल ने अपने वालिद से पढ़ना शुरू कर दिया और बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने वालिद साहब से
تعلیم حاصل کی، اور جب ان کے گھر کے مالی حالات یعنی جب ان کی انکم بڑھنے لگی، ان کے پاس جب پیسہ آیا، بہت زیادہ پیسہ آیا، بلک میں پیسہ آنے لگا، تو اس لیے وہ اس کے بعد وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر گئے۔ انہوں نے پوری یورپ کا دورہ کیا اور پوری یورپ میں کئی زبانیں سیکھ لی۔ الفریڈ نوبل کی بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ سائنسی تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگا، یعنی اب وہ اپنے والد کے ساتھ تجربے کرتا تھا، ایکسپیریمنٹ کرتا تھا، سائنس کے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کرنے لگا، جب تک الفریڈ نوبل کی عمر 29 ایئرس اولڈ ہوئی۔ یعنی جب الفریڈ نوبل 29 برس کے ہوئے تو وہ انجینئری اور کیمسٹری کے ماہر ہو گئے تھے، انجینئرنگ کی تھی، اور انہوں نے کیمسٹری میں بہت زیادہ تجربہ حاصل کیا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے نائٹروگلسرین انہوں نے دریافت کی۔ آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھانا چاہیں گے، نائٹروگلسرین کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نائٹروگلسرین ایک تیز دماغہ خیز مادہ ہوتا ہے جو نائٹرک ایسڈ اور گلیسرول کے ملاپ سے بنتا ہے۔ نائٹرک ایسڈ اور جو گلیسرول ہوتا ہے، یہ دو جب ملتے ہیں تو نائٹرک ایسڈ بنتا ہے۔ نائٹرک ایسڈ انہوں نے دریافت کی۔ دریافت کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دریافت کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی چیز موجود ہوتی ہے، اس چیز کو ہم ڈھونڈتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں دریافت کرنا۔ تو انہوں نے نائٹروگلسرین دریافت کی جب الفریڈ نوبل کتنے 29 ایئرس اولڈ تھے، اور انہوں نے نائٹروگلسرین کی دریافت کی، اور اس کے بعد نائٹروگلسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 میں یعنی 1867 عیسوی میں انہوں نے ایک قسم کا ڈائنامائٹ، ایک قسم کا بارود بنا دیا، ڈائنامائٹ بنا دیا۔ اور ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہوتا ہے کہ اگر کہتے ہیں اس کی ذرا سی مقدار سے بڑے پہاڑ اڑ سکتے ہیں، منٹوں میں اڑ سکتے ہیں۔ یعنی ڈائنامائٹ ایک خطرناک قسم کا بارود ہوتا ہے کہ اس کے پھٹنے سے پہاڑوں کے پہاڑ منٹوں میں مٹ سکتے ہیں۔ اس قسم کا ایک بارود اس نے ایجاد کیا، ایجاد یعنی اس نے بنا دیا، انوینشن تھی، یہ نئی انوینشن تھی ڈاکٹر الفریڈ نوبل کی۔ تو کہتے ہیں الفریڈ نوبل کے چھوٹے بھائی، خود الفریڈ نوبل کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی خطرناک چیز تھی جس چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا، لیکن الفریڈ نوبل نے ایک ایسی ترکیب نکالی کہ اس چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لیا جائے۔ تو اس چیز کے لیے الفریڈ نوبل نے ایک ترکیب نکالی، یعنی اس کو ایک تو ہلکا کیا، اس کی جو یہ ایک بہت بڑا باری کمرے کی طرح تھا، اس کو ہلکا کیا، چھوٹا کیا، اور آسانی سے اس چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس نے ایک ترکیب ڈھونڈی، اور حفاظت کے ساتھ اس چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا تھا۔ اب کہتے ہیں الفریڈ نوبل کون تھے؟ لکھا ہے الفریڈ نوبل ایک محنتی انسان تھے، وہ دن رات کام میں لگے رہتے تھے، انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی۔ الفریڈ نوبل بہت فراخ دل انسان بھی تھے، انہوں نے اپنے ملازموں کے لیے، جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ملازم اور مزدور ہوتے تھے، ان کے رہنے کے لیے اچھے اور ہوادار مکان بنوائے تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنے منافع، اپنے پروفٹ میں شریک کیا تھا۔ یعنی جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو اپنے پروفٹ میں شریک کیا تھا، ان کو اپنے نفع میں شریک کیا تھا۔ الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ کیوں بنایا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ کی ایجاد کیوں کی؟ کس لیے کی؟ کیا وہ دنیا میں جنگ کرنا چاہتے تھے؟ وہ دنیا میں بد امنی چاہتے تھے؟ یہاں پر لکھا ہے الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے۔ الفریڈ نوبل کا مقصد اور مدعا یہ نہیں تھا کہ الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ بنایا کہ دنیا میں جنگ ہو، نہیں، الفریڈ نوبل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انسانوں کی بستیاں اس ڈائنامائٹ سے تباہ ہو جائے، بلکہ اس ایجاد کا مقصد صرف یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیا جائے اور کانوں سے دانتیں برآمد ہو جائیں۔ یعنی جو ہمارے پاس کانیں ہوتی ہیں، جہاں سے ہمیں پتھر مہیا ہوتا ہے، جہاں سے ہمیں دانتیں مہیا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہم ان چیزوں پتھر مہیا کرنے کے لیے یا دانتیں نکالنے کے لیے انہوں نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا، تاکہ ہمیں آسانی سے پتھر مہیا ہو سکیں گے، یا ہمیں یہاں پر ڈفرینٹ ٹائپس آف را میٹیریل مہیا ہو جائے۔ اس چیز کے لیے ڈاکٹر الفریڈ نوبل نے کیا بنایا تھا؟ اس نے ڈائنامائٹ کا گولہ بنایا تھا۔ اور الفریڈ نوبل کیا کہتے ہیں کہ الفریڈ نوبل جنگ سے بے حد نفرت کرتے تھے، ان کو جنگ سے کافی زیادہ نفرت تھی، اور ان کی دلی خواہش تھی کہ
दुनिया की तमाम कौमें आपस में अमन व सलह के साथ रहें, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें। इसलिए हर साल उस इनाम को उस शख्स को इसलिए हर साल उस शख्स को नोबल इनाम दिया जाता है जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम देता है। कोई ख़ास कारनामा अगर दुनिया में अंजाम देता है कोई शख्स, दुनिया में अमन अमान कायम करने के लिए, तो उस शख्स को नोबल इनाम दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं नोबल पीस प्राइज, उसे दिया जाता है। दरअसल क्या हुआ था कि अल्फ्रेड नोबल एक लड़की से शादी करना चाहते थे, मगर इत्तफाकन उस लड़की का इंतकाल होता है। उस लड़की का इंतकाल होने की वजह से अल्फ्रेड नोबल ने अपनी सारी दौलत नेक कामों के लिए वक़्फ़ कर दी। यानी उसने जितना भी उसके पास धन था, जितनी दौलत उसके पास थी अल्फ्रेड नोबल के पास, उसने अपनी सारी दौलत नेक कामों के लिए वक़्फ़ कर दी। और उन्होंने तमाम उम्र शादी न करने का फ़ैसला किया, यानी शादी नहीं की। और उनकी वसीयत के मुताबिक, यानी उनकी आमदनी से हर साल इनामात दिए जाते हैं, जिन इनामात को हम नोबल प्राइज़ कहते हैं। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक हर साल दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को, बड़े बड़े अदीबों को, माहिरीन इक़्तिसादियात को और अमन के लिए काम करने वालों को नोबल इनाम दिया जाता है। इस तरह से आपने क्या जाना नोबल इनाम की कहानी। नोबल इनाम की कहानी से मुतल्लिक आपने बहुत सारी बातें आप तक हमने पहुंचा दी, और यही टॉपिक आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और इस टॉपिक से आपको एक ये सबक मिलता है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग वजूद में कैसे आते हैं और कितनी स्ट्रगल करते हैं। उन स्ट्रगल करने के बाद वो किस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। हमने देखा यहाँ पर अल्फ्रेड नोबल के छोटे भाई की मौत होती है। अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ ऐसा होता तो हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मामूली हादसा नहीं हुआ था, लेकिन अल्फ्रेड नोबल ने काम नहीं छोड़ दिया। और यही वजह कि अल्फ्रेड नोबल का मुकाम आज उनके नाम पर पता नहीं कितने लाख पैसे साल में जाते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को, बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों को इनाम से नवाजा जाता है उनकी उस दौलत से। ये मेहनत और लगन का नतीजा होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा, और इसके जो सवालात हैं आप बखूबी आसानी कर पाओगे, क्योंकि मुश्किल नहीं है। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।